वायरस लगातार फैलता जा रहा है और इसको महामारी भी घोषित कर दिया गया है। और तो वहीं पर सरकार ने कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई है और इसी को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो अपनी तरह से उनके जो जिले हैं उनको संभाल सकते हैं। उनके जो यहाँ पे जो इनके इलाके दिए जाते हैं, अब जो इलाके हॉटस्पॉट भी किए गए हैं, वहां पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो सर, जिस तरीके से डीएम और एसडीएम जो कोविड-19 के लिए किन किन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं सरकार की तरफ से? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में होती है और वो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरमैन होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। जो एक्ट है उस एक्ट के अकॉर्डिंग इस कमेटी को पूरे अधिकार होते हैं कि वो ज़िले में किस तरह से जो महामारी है, जो इस समय कोविड-19 का प्रभाव है आम जनता के ऊपर, उससे कैसे उनको संरक्षित किया जाए, यानी कैसे सिक्योर किया जाए। उसके लिए अगर हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुछ ज़िलों को लॉकडाउन तो पूरे देश में है, लेकिन कुछ ज़िले में हॉट स्पॉट घोषित करते हुए उन एरियाज़ को कर्फ्यू जैसा आदेश करके उन एरियाज़ को सील कर दिया गया। वहाँ पर हर उस कार्य को प्रतिबंधित कर दिया गया जिससे कि लोग एक जगह असेंबल ना हो सकें, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट न कर सकें और लोग एक दूसरे के पास आ जा ना सकें। ये सोशल डिस्टेंसिंग का एक ऐसा माध्यम है जिससे जो बीज है, यानी जहाँ से इस महामारी की उत्पत्ति हो सकती है, उस जगह को रोकने का ये प्रयास उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो किया गया है अति सराहनीय है। और जितने भी जिलों में हॉट स्पॉट एरियाज़ हैं वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स का मतलब मेरा ये है कि जो वहाँ पर महामारी बढ़नी चाहिए थी वो उतनी जगह पर ही एक दायरे में संकलित हो गई है, उस दायरे से वो बाहर नहीं निकल पा रही है। और निश्चित रूप से ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि डिस्टेंस होगा तभी इस चेन को ब्रेक किया जा सकता है, तो उस डिस्टेंस को मेंटेन रखने से ही चेन को ब्रेक करने में हम लोगों को सफलता मिल रही है। और इस सफलता का ही प्रभाव ये है कि अगर हम पूरे विश्व को देखें तो हर देश में जिस तरह से महामारी का ग्राफ बढ़ रहा है उसके अनुपात में भारतवर्ष में ये जो ग्राफ है वो बहुत ही कम है। और निश्चित रूप से इसके लिए सराहना के पात्र देश के प्रधानमंत्री महोदय और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, पृथ्वी है भोपाल से। पृथ्वी जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ जी पृथ्वी जी, सवाल पूछिए, आपकी आवाज हमें मिल रही है। सवाल क्या है आपका? बैतूल का केस है, जमीन का हमारे ऊपर कर्जा था, 65 में केस चला, हमारी जमीन को कोर्ट ने 84 में वैश्विक कर ली, बंधक बना ली और उसका हाई कोर्ट ने हमको आदेश दिया पैसा अदा करने का। हमने हाई कोर्ट को दूसरे दिन पैसा अदा कर दिया, पर रिकॉर्ड गायब होने से हमको रसीद अभी 19 में मिली। देखिए, आपके जो प्रॉपर्टी है रेवेन्यू प्रॉपर्टी के रूप में वो रजिस्टर्ड है, यानी राजस्व विभाग में वो दर्ज है, आपका स्वामित्व दर्ज है। और उसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो आपको डायरेक्शन दिए कि आपके ऊपर जो लोन था उस लोन की अदायगी आप कर दें और आपने उस लोन की अदायगी भी कर दी, तो निश्चित रूप से आपकी उस भूमि का उन्मोचन हो जाना चाहिए, यानी उसको फ्री हो जाना चाहिए इनकम्बेंसेस से, उनको फ्री हो जाना चाहिए प्लस किए गए कंडीशन से। तो आपने यदि पैसा जमा कर दिया और रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं तो आप संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ में प्रस्तुत करिए और उनसे जमा की गई राशि की रिसिप्ट यानी रसीद प्राप्त करिए और आपकी ज़मीन को रिलीज करने की प्रेयर करिए। इसके लिए आप एसडीएम को अप्रोच कर सकते हैं। एसडीएम के समक्ष अगर आप प्रार्थना पत्र देंगे तो एसडीएम संबंधित अधिकारी को मार्क करते हुए इसको ट्रांसफर कर देंगे और आपकी ज़मीन उस जो बंधक किए गए एक बंधक या भार में जो प्रॉपर्टी आपकी लगी हुई उससे वो रिलीज हो जाएगी, यानी उन्मुक्त हो जाएगी। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई है, मोहम्मद आसिफ है हरदोई से। मोहम्मद आसिफ जी, सवाल पूछिए अपना। अरे हमारी जो ये तारीख थी, तारीख पे जा नहीं पाते आसिफ जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर हमसे सवाल पूछिए और सवाल पूरा करें। वो हमारी तारीख थी और तारीख की हरदोई में हम जा नहीं पाते लॉकडाउन के चक्कर। हमारी जो तारीख थी
हरदोई जी, उनकी तारीख लगी थी लेकिन वो जा नहीं पाए लॉकडाउन चक्कर में, तो क्या कर देखिए, सकते हैं। अभी मैंने जो पूर्व का प्रोग्राम था उसमें भी आपका प्रश्न था, मैंने आपको उत्तर दिया था। माननीय उच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए, दिशा निर्देश 23 तारीख को यानी 23 मार्च को जो दिशा निर्देश आए, जो 14 अप्रैल को दिशा निर्देश आए, उन सब के प्रकाश में आपको पुनः मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें सभी न्यायालय को बंद किया गया है। जिले की प्रत्येक न्यायालय, चाहे वो सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे रेवेन्यू से रिलेटेड हो या रिकवरी मैटर से रिलेटेड हो, सभी न्यायालय को बंद किया गया है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हर तिथि का यानी हर डेट का मई में एक नई डेट इनायत कर दी है, यानी डेट अगली लगा दी है, फिक्स कर दी है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं, अगर 4 अप्रैल की आपकी डेट थी तो वो 4 मई की डेट में कन्वर्ट हो गई है। अभी 3 तारीख तक यानी 3 मई तक जो लॉकडाउन का प्रोसेस है ऑल ओवर इंडिया, 3 मई के बाद यदि कोर्ट ओपन होती है तो आप कोर्ट जाएंगे और आपको नेक्स्ट डेट वहां से, जो कि जनरल डेट के रूप में है, प्राप्त हो जाएगी। आपको इस बीच में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जैसे लाखों मुकदमों में जनरल डेट ही फिक्स की गई है और हर मुवक्किल अपनी जनरल डेट को लॉकडाउन ओपन होने के बाद ही अपने एडवोकेट से या कोर्ट से प्राप्त कर सकेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, रविशंकर है पंचकुला से। रविशंकर जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। हमारा सवाल ही है जी जी, कि सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैंने ये पूछना है कि मैंने जैसे बैंक से अगर लोन लिया हुआ है और उस जो लीगली क्या मैं उस लोन को अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर सकता हूँ? देखिए, जो भी आपने ऋण लिया है यानी लोन लिया है बैंक से, वो जिस पर्पस के लिए लिया है उस पर्पस में आपने उस लोन ली हुई अमाउंट को आपने उस जगह पर इन्वेस्ट किया होगा। यानी आप बिजनेस के लिए लिया है आपने लोन, या एजुकेशन, किसी बच्चे के एजुकेशन के लिए लोन लिया है, या आपने सीसी लिमिट कराई है, या आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कोई आपका लोन है, तो निश्चित रूप से आपके लोन का नेचर जो है उसके अकॉर्डिंग उसको शिफ्टिंग के राइट बैंक के पास है या नहीं है, इसको देखते हुए आपके बैंक मैनेजर या बैंक की जो अथॉरिटी है वो आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दे पाएंगे। आप बैंक के ऑफिसर से इस बारे में संपर्क करिए। यदि आपने पर्सनल लोन अपने नाम से लिया है तो वो लोन ट्रांसफर नहीं हो सकता आपके बेटे के नाम से। बेटे के नाम से यदि कोई और लोन चल रहा है और आपका लोन उसमें मर्जर आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप बैंक का प्रोसेस है, बैंक मैनेजर से आप डिस्कशन करते हुए मर्जर के प्रोसीडिंग्स तो हो सकती हैं या आपके लोन को टेक ओवर किया जा सकता है। लेकिन आप चाहें कि ट्रांसफर हो जाए, आपकी देनदारी आप बेटे को या किसी अन्य के लिए आप फिक्स कराना चाहें, तो इसका सामान्य तौर पर जो मुझे ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आगरा से है संतोष। संतोष जी, सवाल पूछिए अपना। सर मैं मैडम जी, मैं नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, सवाल पूछें। जी मैडम। संतोष जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर हमसे सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं आगरा से बोल रहा हूँ सर। जी सवाल पूछे संतोष जी। मैं सर 2017 में यूपी इलेक्शन में लेफ्ट जनरीजन के पद पर तैनात था सर। तो मुझे सर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सर निकाल दिया गया। तो क्या सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं किसी भी अन्य जिले में फिर से मैं नौकरी के ये पात्र हूँ या किसी भी डिपार्टमेंट में स्थायी नौकरी निकलती है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? संतोष जी, आपका जो प्रश्न है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, फिर से सवाल पूछिए अपना और कम शब्दों में सवाल पूछिए। चलिए संतोष जी, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रही है। अगर आपके कोई सवाल है, कोर्ट कचहरी से जुड़े कोई मामले हैं आपके, तो आपको वहां पर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। तो धर्मेश जी, जिस तरीके से जो आपराधिक मामले होते हैं तो उसमें काफी देर हो जाती है उनका न्याय आने में, वो क्या रीजन होता है इसका? देखिए, जो सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं उसमें यदि हम फोकस करते हैं तो चैप्टर 6, चैप्टर 9, चैप्टर 13, चैप्टर 15,
या इस तरह के जो रेलिवेंट चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में जो सेक्शन है, हम अगर प्रोसीडिंग को स्टार्ट करते हैं यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करते हैं न्यायालय में, तो सेक्शन 66 से स्टार्ट करिए और फिर 91, 93, 98, 100 तक। उसके बाद जो प्रोसेस है उसमें स्टेट केस के रूप में यदि हम आते हैं तो सेक्शन 154, 156 और उसके बाद 176 तक ये सेक्शंस का जो प्रोविजंस हैं चैप्टर 9 में, और उसके बाद हम 13 और 15 और अन्य चैप्टर्स की बात करते हैं। बेसिक जो अमेंडमेंट हुआ है 2002 में, उस अमेंडमेंट में, माफ करिएगा 2006 में सीआरपीसी में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको और सरल कर दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग जो ट्रायल है न्यायालय का वो एक्सप्रेसली होना चाहिए। एक्सप्रेसली होने के लिए निश्चित रूप से जो कोर्ट में प्रोसेस है उसको दोनों तरफ के काउंसिल यानी प्रोसिक्यूशन साइड से जो एसपीओ या एडीजीसी या डीजीसी जो भी हो या डिफेंस साइड से जो काउंसिल हैं उनको कोर्ट को सपोर्ट करना होता है। कोर्ट ने अभी अमेंडमेंट के बाद जो प्रोसेस आए हैं उसमें बहुत सारे चेंजमेंट्स हुए हैं। जो भी सेक्शन है उन सेक्शंस की ग्रेविटी को देखते हुए, उनकी जो गंभीरता है उनको अवलोकित करते हुए न्यायालय अपने ट्रायल को एक्सप्रेसली यानी त्वरित निस्तारित करने का उपक्रम करती है। इसमें एविडेंसेस को शीघ्रातिशीघ्र प्रेजेंट करने का कोर्ट को जो सीआरपीसी में प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग राइट है कि वो किसी भी एविडेंस को किसी भी स्टेज में कंसीडर कर सकता है। जब एविडेंस आएगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जिस एक्यूज का केस न्यायालय के समझ चल रहा है उसको न्यायालय में प्रोसेस में सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट करने के साथ ही जो ट्रायल स्टार्ट होता है उसमें समन या वारंट जाने के बाद कोर्ट में अपीयरेंस, बेल हुई, बेल के बाद चार्ज फ्रेमिंग का जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करना चाहिए। चार्ज फ्रेमिंग के बाद जो एविडेंसेस की स्टेज है उसमें एविडेंस प्रॉपर्ली टाइम से आती हैं तो एक्यूज के साइड के काउंसिल को क्रॉस एग्जामिनेशन प्रॉपर्ली कराना चाहिए। इसके बाद का जो प्रोसेस है एविडेंस जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद 313 यानी 313 की स्टेज आती है। इसमें सफाई साक्ष्य यानी डिफेंस में जो काउंसिल हैं और जो एक्यूज है उसको अपने डिफेंस में सारे विटनेसेस को एविडेंसेस को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। उसके बाद आर्गूमेंट और आर्गूमेंट के बाद जजमेंट होने से पहले की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन प्रोसीडिंग्स को अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी जो अमेंडमेंट 2006 में हुआ और सीआरपीसी के जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग कोर्ट का विजन बहुत ही क्लियर है। समय समय पर ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गाइडलाइंस भी देती रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताना चाहेंगे 2012 में जो निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड के बाद 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वीमेंस के लिए क्राइम हैं उनमें भी प्रोसीडिंग्स कैसे एक्सप्रेसली हों, कैसे त्वरित न्याय मिले, इसके लिए अमेंडमेंट किया गया। आईपीसी के सेक्शंस में अमेंडमेंट किया गया। अगर हम आईपीसी के सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन 326, 26A, B, इसी तरह 354 उसमें A, B, C, D की कैटेगरीज को ऐड किया गया। तो ऑनरेबल कोर्ट, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी कोर्ट का विजन बिल्कुल क्लियर है कि जो सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्रिमिनल ट्रायल को एक निश्चित मियाद के अंदर खत्म किया जाना है। और इसमें अभी जो एविडेंस हैं उन एविडेंस को 2006 के बाद से तो जो ओरल एविडेंस कोर्ट धर्मेंद्र जी, मेरे सवाल आपसे रह गए, मेरे आपको रोकने की माफी चाहती हूँ। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, महाराजगंज से हैं अभिषेक जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार वकील साहब, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। जी सर जी, मुझे एक मुकदमे के रिलेटेड पूछताछ करना है वकील साहब। पूछना यह है, 22 तारीख को रात को सर जी नाली को लेके हमारे वहाँ विवाद हो गया था 2 पक्षों में, जिसको थाना प्रभारी 151 के तहत मुकदमा दर्ज करके चालान करने वाले थे, लेकिन जो अपोजिट पार्टी वाले हैं उन्होंने 325 की धारा लगाने के लिए काफी तरह से कोशिश कर रहे हैं और वो स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपना हाथ फ्रैक्चर करा के ऐसे पैसे वगैरह दे के और अपना बैंडेज करा के अब सोच रहे हैं 335 लगाने के लिए। इसके रिलेटेड में सर कुछ आप हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए 325 सेक्शन की बात आपने कही अभी, तो कोई ऐसा अंग भंग जो झगड़ा होने के बाद मारपीट होने के बाद हो गया हो तो 325 सेक्शन में अभियोग पंजीकृत होगा। उससे पहले यदि कोई
गहरी उपहति हो यानी चोट लग गई हो तो 324 यानी 324 के अपराध के अंतर्गत, इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध पंजीकृत होगा। इसी प्रकार 326 के जो प्रोविजंस हैं उसमें ऐसी कोई उपहति, ऐसी कोई इंजरी जिससे जान जाना संभाव्य हो, वो 326 के अंतर्गत वो अभियोग पंजीकृत होगा। अभी उन्होंने अपना कोई अगर अंगभंग दिखाया और आपको लगता है कि आपका जो झगड़ा हुआ था उस झगड़े में कोई भी चोट ऐसी नहीं थी जिससे अंगभंग हुआ हो, तो आप अपनी घटनाक्रम को लिखते हुए संबंधित जिले के जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको आप इंटीमेशन दीजिए इस बात की कि झगड़े में सामान्य तौर पर कहा सुनी हुई थी, इन्होंने फेक मेडिकल मैनिपुलेट करते हुए प्रिपेयर कराया है या प्रिपेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद आईओ से मिलके, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलके ये सेक्शन को इंक्रीज कराना चाहते हैं, इस सेक्शन को उसमें जोड़ना चाहते हैं। आपका ये जो प्रार्थना पत्र होगा इस पर एसपी, एसएसपी या जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वो निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे, और जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन तक एसपी के माध्यम से अगर ये रिमार्क किया हुआ आपका प्रार्थना पत्र जाएगा तो आपके केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और आपके ऊपर कोई गलत धारा का अधिरोपण नहीं हो पाएगा, यानी आप पर कोई इम्प्लीड नहीं हो सकता है एडिशनल सेक्शन। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, राजेश हैं झांसी से। राजेश जी सवाल पूछिए अपना। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैं अभी सन 2018 में कोर्ट मैरिज किए बांधा इलाहाबाद से। जी राजेश जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर हमसे सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है, सन 2018 में मैंने कोर्ट मैरिज किया, उसके बाद बांधा में राजीनामा मैटर भी हुआ है, उसके बाद कितना समय तक और इस केस को लंबा मतलब बोलिए। देखिए, आपने जो लीगल मैरिज की है उस लीगल मैरिज को करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनको आपने फॉलो जरूर किया होगा, यानी लड़का और लड़की का बालिग होना जरूरी है, दोनों की सहमति जरूरी है, दोनों ने बिना किसी नाजायज़ दबाव के विवाह किया है, ये सारी शर्तों का आपने अनुपालन किया होगा। इसके साथ ही साथ जो आपने मैरिज रजिस्टर्ड कराई है, अगर मैरिज रजिस्टर्ड नहीं कराई है तो उसको आपको करा लेना चाहिए। आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप निश्चित रूप से लीगल राइट रखते हैं हस्बैंड के रूप में, और आपकी वाइफ लीगल राइट रखती हैं वाइफ के रूप में। इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान है, और आपने जैसा कि कहा कि मैंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई प्रोसीडिंग की है, तो आप यदि हाईवेज कार्पस में कोई रिट लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट गए और वहां से कोई डायरेक्शन है आपके लिए, तो उस डायरेक्शन के लाइट में आपको रिलीफ मिलेगा। आपको पुलिस और प्रशासन आपके दाम्पत्य जीवन के सुखद रहने के लिए पूरा सहयोग करेगा। आपका लीगल मैरिज होना लेकिन इम्पॉर्टेंट है, उसको मैरिज को आप रजिस्टर्ड कराइए। मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप प्रशासनिक अधिकारियों को अपने विवाह की इंटीमेशन दे दीजिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आगरा से संतोष हैं। संतोष जी सवाल पूछिए अपना। सर, मैं 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात था, स्वास्थ्य विभाग में। सर जी, मुझे भ्रष्टाचार पर मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दी। जिला स्वास्थ्य समिति ने मेरा समाप्त कर दिया। सर, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं स्थायी पद के लिए भविष्य में नौकरी निकलती है तो क्या उनके लिए मैं आवेदन कर सकता हूँ, या पुनः समुदाय पर नौकरी करने के लिए किसी अन्य जिले में आवेदन के लिए पात्र हूँ नहीं? सर, आपसे अनुरोध है अपने प्रश्न को आप स्पष्ट करें कि पहले वो पुलिस में भर्ती थे लेकिन उनके ऊपर आरोप लगे थे जिसकी वजह से उनको निकाल दिया गया, क्या वो फिर से आवेदन कर सकते हैं? देखिए, आपके ऊपर जो करप्शन का एलिगेशन लगा है वो करप्शन का एलिगेशन आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई होगी। अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है और आपके ऊपर डिपार्टमेंट ने करप्शन के आरोप की पुष्टि कर दी है, या जो करप्शन के एलिगेशंस आपके ऊपर लगे हैं उसके लिए कोई सेपरेट इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो निश्चित रूप से उन रिपोर्ट्स के बाद ही कोई निर्णय आपके पक्ष में आपके विपक्ष में हो सकता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंप्लीट होने पर यदि आपके ऊपर वो एलिगेशन नहीं पाए गए हैं तो निश्चित रूप से आप रीज्वाइनिंग की अपने प्रोसेस में जा सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप अपनी याचिका प्रस्तुत करते हुए अपने लिए डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं कि आपको विभाग में आपके पद पर नियुक्ति करते हुए आपके योगदान की अनुमति दी जाए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, कानपुर से हैं रितेश। रितेश जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी,
बेटे मुझे ये जानकारी चाहिए कि जो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है, इसकी वैलिडिटी कितने की होती है और इसके ऊपर कितने तक की लिखा पढ़ी हो सकती है? देखिए, आपने 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी का प्रश्न किया है। प्रत्येक स्टैम्प की वैलिडिटी का 3 मंथ्स का ड्यूरेशन फिक्स है, यानी 3 महीने तक उसकी वैधता होती है। अब उसमें आप किस नेचर की ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर उस स्टैम्प पेपर पे आपने कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो उसका नेचर अलग होगा। उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैधता को अवलोकित किया जाएगा। यदि आपने कोई ऐसा व्यापारिक करार किया है, यानी कोई एग्रीमेंट किया है आपने बिजनेस के लिए, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पर उसकी वैधता को अवलोकित किया जाएगा। और न्यायालय के समक्ष जो आपका प्रश्न नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, न्यायालय के समक्ष एविडेंस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को ही एज अ एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपके इस डॉक्यूमेंट का यदि रजिस्ट्रेशन होगा तो उसको न्यायालय के समक्ष कोई विवाद होने की स्थिति में एज अ एविडेंस एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग उस डॉक्यूमेंट को साक्ष्य के रूप में न्यायालय अवलोकित कर सकती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मुरादाबाद से हैं, सवाल पूछिए अपना। सर ऐसा था कि हमारी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी, तो उसका हमने 494 में मुकदमा दर्ज करा दिया था। तो उसमें 200 के बयान हुए थे। अब जब 200 के बयान हुए थे तो दोनों सर हमारी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी, तो उसमें जो है हमने वो कंप्लेंट केस दायर किया था जिसमें 200 के बयान हुए थे। तो 200 के बयान के बाद में जो गवाह थे वो दोनों मृत्यु हो चुकी है। अब मैं केवल बात ही बताऊँ, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? आपने कंप्लेंट केस जो फाइल किया, उस कंप्लेंट केस में अंडर सेक्शन 200 आपके स्टेटमेंट हुए। अंडर सेक्शन 202 में आपने 2 विटनेसेस को न्यायालय के समक्ष बयान कराते हुए न्यायालय के जो 202 के प्रोविजंस है उसको आपने फुलफिल किया, कंप्लीट किया। तो निश्चित रूप से 200 और 202 के बयानों के आधार पर न्यायालय संज्ञान ले सकती है और एक्यूज पर्सन को समन कर सकती है। तब जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि 202 सब क्लास 1 में जो परिवार से संबंधित साक्ष्य हैं उनके संबंध में कोई रिपोर्ट मंगानी है, तो 202 सब क्लास 1 में न्यायालय इस तरह की रिपोर्ट को भी पुलिस के द्वारा या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से या किसी अधिकारी के माध्यम से समन कर सकती है। इस बीच में आपका कहना है कि जो विटनेसेस थे उनकी डेथ हो गई है, न्यायालय के समक्ष उनके बयान ये 202 के हो गए हैं, तो न्यायालय उन बयानों के आधार पर आगे के प्रोसेस को प्रोसीड करेगी। इस बीच में आप न्यायालय में एप्लीकेशन दे करके दूसरे गवाहों को प्रेजेंट करते हुए, यदि उनमें से कोई आई विटनेस है या कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है या किसी भी प्रकार की कोई एविडेंस है जिसको आप न्यायालय में देना चाहते हैं, तो न्यायालय के समक्ष 245, 246 की जब स्टेज आएगी उस समय आप अपने साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से आपके नए विटनेसेस को भी कोर्ट उसी तरीके से कंसीडर करेगी जैसे आपके 202 के समय आपने बयानों को देने के लिए जिन विटनेसेस को आपने प्रेजेंट किया था। जी, अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुस्सा गुस्सा कट्टी कट्टी, घर कुछ बोला तो नाक तोड़ी। ओ, नाक तोड़ दिया। बिट्टू जी, जब मैं छोटा था ना, मम्मी से झगड़ा करके कहता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और फिर मम्मा पास मैं फेल। एंग्री यंग बॉय। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होता था बेटू जी, तुम्हारी दादी की कसम, क्योंकि किचन से ऐसी खुशबू आया करती थी कि झट से गुस्सा खत्म और फट से पेट पूजा शुरू। किधर गया डैडी को छोड़ के? गुस्सा कहीं खो गया है स्वाद के मजे में। बेटू जी, आप भी फेल। गोल्डी मसाले, खुशबू स्वाद ऐसा, तो रिश्तों में गुस्सा कैसा?
Mount Litra Z School, Unnao. #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजस्थान से है राजेंद्र। माफी चाहेंगे, मध्य प्रदेश से है राजेंद्र, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं ब्रिजेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा क्या है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में था और 2014 नवंबर 14 में मेरा रिटायरमेंट हो गया। जी, सवाल क्या है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब में था और 2014 में मैं रिटायरमेंट, नवंबर में रिटायरमेंट मेरा हो गया है। जी, है? सवाल क्या है आपका? हाँ, क्या है कि मैंने रिट पिटीशन गवर्नर उच्च न्यायालय में दायर की थी पेंशन के लिए। जी, जी सर। राजेंद्र जी, सवाल क्या है, पूरा सवाल कीजिए अपना। हाँ, सवाल ये है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में था, मैं रिटायरमेंट मेरा हो गया है नवंबर 14 में। आपने पेंशन के लिए अप्लाई किया लेकिन वो नहीं हो पाया, ये आपका सवाल है? हाँ जी, सवाल ये है सर जवाब दें। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट में आपने जो याचिका प्रस्तुत की है, यानी रिट फाइल की है, आपके जो भी रिटायरमेंट के बाद कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं वो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन है, यदि उसमें हियरिंग नहीं हो पाई अभी, तो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसके शीघ्र निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र देना चाहिए उसी रिट पिटीशन में। और उस रिट पिटीशन में आपके काउंसिल जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रोसीड कर रहे हैं उनको आर्गूमेंट करते हुए आपको रिलीफ दिलाना चाहिए। आपके खिलाफ या डिपार्टमेंटल कोई भी इंक्वायरी नहीं है, आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है, तो आपके रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलने चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, राजस्थान से हैं अशोक। अशोक जी, सवाल पूछिए अपना। अशोक जी, सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, सवाल पूछिए अपना। जी, सवाल पूछिए। मैं गाजियाबाद से संजय बोल रहा हूँ। जी, संजय जी, सवाल पूछिए अपना। मैम, हमारा जमीनी विवाद चल रहा है। सवाल पूरा करें, टीवी का वॉल्यूम कम करें, फिर हमसे सवाल पूछे। हमारा एक जमीन का विवाद चल रहा है सन 2010 से। जी, संजय जी, सवाल पूरा करिए। तो मैम, ऐसा है, एक बार हम एक जो प्रतिवादी है ना, उसने एक जांच आख्या बनवाई। संजय जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, हमारे साथ एक अधिवक्ता भी मौजूद है, पूजा केसरवानी। मैम, जिस तरीके से जो घर में विवाद हो रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई क्या होती है? जब भी किसी विक्टिम पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो क्या कर सकते हैं कि जो भी उनके डिस्ट्रिक्ट के पास
कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर, या फिर डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाके भी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट वो लिखवा सकती हैं। अगर किसी इन्फॉर्मेंट को पता चलता है कि किसी पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो भी इन गुड फेथ जा करके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है, वो अग्रीव पार्टी यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम होते हैं उनको उनके राइट्स बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कोर्ट उन्हें किस तरीके से रिलीफ दे सकती है। रिलीफ में वो कॉम्पेंसेशन ऑर्डर पास कर सकती है, जिस वजह से जितना भी इमोशनल डिस्ट्रेस या टॉर्चर उनके साथ हुआ है उसको वो कॉम्पेंसेशन के फॉर्म में मांग सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंदर वो कोर्ट से ये मांग सकते हैं कि जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनको ये बोला जाता है कि वो किसी भी तरीके का कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस ना करें। कोई भी रिटन, वर्बल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन करने से भी रिस्पोंडेंट को रोक दिया जाता है और उनके रिलेटिव्स को भी रोक दिया जाता है जो हमारी अग्रीव पार्टी है उनसे। जिस जगह पे अग्रीव पार्टी काम करती है वहां पे भी उनका जाना मना होता है। अगर कोई अग्रीव पार्टी कोई बच्चा है तो वो उस जो रिस्पोंडेंट होता है वो उसके स्कूल भी नहीं जा सकता है। साथ ही साथ आप अपने लिए कस्टडी ऑर्डर्स ही मांग सकती हैं अगर अग्रीव पार्टी को लगता है कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो बच्चे को संभाल सकें, तो वो टेम्परेरी कस्टडी ऑर्डर भी मांग सकते हैं। इसके साथ साथ रेसिडेंस ऑर्डर भी पास किया जा सकता है जिसके अंडर जो रिस्पोंडेंट होता है उसको जो अग्रीव पार्टी होती है उन्हें घर में रहने का हक मिलता है। जिस जगह पे वो रह रही होती हैं वहाँ पे जो भी रिस्पोंडेंट है और उनके रिलेटिव्स हैं उनका जाना भी मना होता है। साथ ही साथ अगर वो घर में नहीं रह सकती हैं तो उनको एक वैसा ही अकोमोडेशन दिलाया जाता है और उसका रेंट रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया जाता है पे करने के लिए। इसके अलावा वो उनको ये भी डायरेक्ट करते हैं कि अगर कोई शेल्टर होम है जो इसी कारण बनाया गया है उनको उस शेल्टर होम में रखने की अनुमति दें। साथ ही साथ उनको इसके लिए भी इन्फॉर्म किया जाता है कि जो फ्री लीगल एड सर्विसेज हैं जो इंडियन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंडर प्रोवाइडेड हैं वो उनको प्रोवाइड कर सकें। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, राजेंद्र है आगरा से। राजेंद्र जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी मैडम, राजेंद्र बोल रहा हूँ आगरा से। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है वकील साहब से कि जो ग्राम पंचायत की खाली जगह होती है बंजर भूमि, वो क्या सर्विसमैन आर्मी वालों के लिए उसमें पट्टा है? देखिए, जो लीज के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जिलाधिकारी महोदय को जीएस लैंड या ग्राम समाज की जो अन्य भूमि जो उपयोग में नहीं है उसको पट्टे पे देने के अधिकार हैं। आपने एक्स सर्विसमैन के लिए जमीन को पट्टे पर देने की बात कही है। अभी इस तरह के कोई प्रोविजंस रेवेन्यू कोड में नहीं है, यानी राजस्व संहिता में नहीं है। आप जिलाधिकारी महोदय को अपनी ज़रूरत, अपनी नीड को बताते हुए यदि अपना प्रार्थना पत्र अपने जो ग्राम समाज में जो समिति है यानी ग्राम प्रधान और उसके साथ जो लेखपाल और सारी समिति के मेंबर हैं वो आपको यदि रिकमेंड करके जिलाधिकारी के समक्ष आपके प्रार्थना पत्र की संस्तुति करते हुए प्रेषित करते हैं तो जिलाधिकारी महोदय आपकी ज़रूरत को देखते हुए उस जगह की उपयोगिता को देखते हुए आपको पट्टा दे सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, संजय हैं ग्रेटर नोएडा से। संजय जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी सवाल पूछिए। सवाल ये पूछ रहा हूँ, ने जो हाई कोर्ट में बेल गिरवाई ऑनलाइन जी, तो वो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो बेल इस समय ऑनलाइन सबमिट हो रही हैं उसके लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपने अडॉप्ट किया होगा, यानी आपने स्वीकार किया होगा। आपने अपनी बेल एप्लीकेशन को प्रस्तुत किया होगा, उसमें आपको एक OTP प्राप्त हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने अपने सारे कंटेंट्स को प्रेजेंट किया होगा बिफोर दी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो कोविड-19 के प्रभाव में केस की अर्जेंसी को देखते हुए रिट पिटिशंस का डिस्पोजल हो रहा है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश हियरिंग कर रहे हैं और उनके साथ में 5 अदर बेंचेस भी जो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंसी वाले मैटर्स हैं उनको कंसीडर कर रही हैं। तो आप अपनी अर्जेंसी को शो करते हुए, कोविड-19 के फैक्ट्स को शो करते हुए या कोई मेडिकल आधार हो उसको शो करते हुए आप ऑनरेबल कोर्ट में अपनी बात को यदि प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से न्यायालय जो ऑनरेबल हाई कोर्ट इस समय सुनवाई कर रही है उसमें आपको रिलीफ प्रदान करेगी बेल की। और यदि आपकी बेल में अर्जेंसी नहीं है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट रेगुलर बेल की तरह कंसिडरेशन के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए रेफर कर सकती है। तो आपको अर्जेंसी शो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बेल एप्लीकेशन के लिए, जिसको अपने अधिवक्ता के माध्यम से आप प्रेजेंट कराइए। तो आइए सीधे लखनऊ चलते हैं जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक सुबह 10 बजे ली। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जो बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया वह ये है कि आज उन्होंने पूल टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए और पूल टेस्टिंग के से माध्यम से चूंकि अधिक से अधिक लोगों की जांच की जा सकती है तो इसका प्रभावी इससे नियंत्रण भी लाया जा सकता है, ये निर्देश आज दिए हैं। पूल टेस्टिंग के लिए विशेष बल दिया है उन्होंने। कोरोना में लगे उपचार में सभी डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स, अन्य स्टाफ को हर हाल में मेडिकल इन्फेक्शन से बचाया जाए, इसके लिए भी उन्होंने